ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग हमारा टॉपिक लास्ट चला था रिफ्रैक्शन, उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से। ध्यान से देख के जवाब दीजिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में मैंने दिया कि ये नॉर्मल है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, यहाँ पर 45 डिग्री पर रे आ रही है ये वाली, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। क्लियर है जी? मैंने पूछ लिया आपसे कि अब क्या होगा बता दीजिए। अबे फ्रॉम नॉर्मल तो आर निकाल दीजिए, सॉल्व कीजिए सारे जने। सब लोग सॉल्व कर दीजिए। क्या वैल्यू आएगी बेटा? साइन इनवर्स रूट 2 है ना, मैं जवाब देना भैया। ये आर की वैल्यू आप लोग बोल रहे हैं, यानी आपके पास साइन आर की वैल्यू रूट 2 आई होगी, तो भी आप ये बात बोल रहे हैं? प्लीज कमेंट करें इस बात पे। और लगा के देखते हैं, आपने जो लगाया, आपने लगाया 2 sin 45 इक्वल टू 1 sin r। यस तो में जवाब दे दीजिए। ये 1/√2 आ गया, sin r की वैल्यू √2 आ गई, साइन थीटा की वैल्यू 1 से तो बड़ी होती नहीं है भैया, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है। बच्चों ने लगा के सॉल्व कर दिया, लेकिन साइन थीटा जो आ गया आपके पास 1 से बड़ा आ गया। क्या साइन थीटा 1 से बड़ा हो सकता है क्या भाई? कुछ तो गड़बड़ हुई है। लगाया तो सब कुछ सही है। तो आज हम एक नया फिनोमेनन पढ़ने जा रहे हैं जी, नया फिनोमेनन पढ़ने जा रहे हैं। उस नए फिनोमेनन को पढ़ने के लिए पहले एक डेफिनेशन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज की पहली डेफिनेशन लिखिए आप लोग, क्रिटिकल एंगल। इसका सिंबल थीटा सी या फिर आईसी लिया जाता है। हेडिंग है हमारे पास क्रिटिकल एंगल, थीटा सी या फिर आईसी। ये बात सबको समझ में आएगी कि नॉट पॉसिबल है। क्या पॉसिबल नहीं है? रिफ्रैक्शन नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन तो पॉसिबल है, बट इस केस में रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। क्रिटिकल एंगल, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम denser to rarer medium। सब लोग सुन रहे ध्यान से। When light moves from denser to rarer medium, then angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is called critical angle, is called critical angle। When light moves from denser to rarer medium, then angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is called critical angle। बेटा थीटा के पैर में सी लगा रखे, थीटा सी या फिर आईसी, क्रिटिकल एंगल। सबस्क्रिप्ट लगा रखी है सी। सब लोग साथ रहें, समझने की कोशिश कीजिए। मानिए ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है। एक रे हमने यू इंसिडेंट करवाई, इसका आई बोल दीजिए कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो आर भी 0 डिग्री। ये थोड़ा सा आई आया, इसके बाद क्या होगा ये बता दीजिए। इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। आया ना? मैं ये भी जवाब दे दीजिए, सबको समझ में आता है? सभी का ध्यान यहाँ पर है क्या? ध्यान सुनो भी। स्लर लो, अगर तुम सबको समझ आ रही है, जाना था इधर, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल।
हमें ये लाइन समझ में आ रही है सर? इस I को बढ़ाते जाइए, I को बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं, उस डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए। हमने कहा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। सेकंड पढ़िए, when light moves from denser to rarer, then angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is called critical angle। क्या आप सबको बात समझ में आ गई? डेफिनेशन तो क्या लिखी है हम लोगों ने वहां पे? जैसे जैसे I बढ़ेगा तो R तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फाइनल में जॉब देते हैं, लाउडली बात आ जानी चाहिए आपके दिमाग में। जैसे जैसे I बढ़ेगा तो मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो I बढ़ते बढ़ते R तो हो जाएगा कि R 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, स्नेल लॉ लगा रहे हैं। उसके लिए हमने स्नेल लॉ लगाया तो क्या लिख रहा हूं चेक करना, sin I by sin R इक्वल टू म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। ये म्यू रेयर का और ये म्यू डेंसर का। वो बात अलग है कि जनरली इसको एयर ले लेते होते हैं, लेकिन फिलहाल म्यू आर अपॉन म्यू डेंसर आ रहा है। अब ये म्यू रेयर का कम है, डेंसर का ज्यादा है, तो क्वांटिटी तो एक से छोटी आ रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin IC फ्रॉम हियर? चेक करते हैं sin IC की वैल्यू पूरी लिख लेते हैं एक बार। क्या आप सबको sin IC की वैल्यू समझ में आ गई क्या? म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर सबको समझ में आ गई क्या बात? गड़बड़ मत कर देना भैया, कई बार इसका सिंबल सिर्फ C भी ले लेते होते हैं भैया। तो यहाँ पर sin IC इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। IC की वैल्यू आपके पास आ गई sin इनवर्स म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। क्या तुम सबको ये बात भी समझ में आ गई? इसके अलावा एक बात और लिख रहा हूं, इसका राइट एंगल ट्रायंगल पूरा कर लेता हूं रेशो वाला। इसको क्रिटिकल एंगल बोला तो ये म्यू रेयर है, ये म्यू डेंसर है। sin IC इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी? म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहां से आप 10 IC की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, व्हिच विल बी म्यू रेयर अपॉन म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर अंडर रूट। क्या ये सारे मैथमेटिक्स समझ में आ रही है क्या? ये सारी प्रोसीड करनी कब सीखोगे? जब ये लाइन बोलनी आ जाएगी। इस लाइन को बोलने के बाद ये ड्राइंग में आ जाएगी और ये सारी बात लिखनी आ जाएगी। फिर अपने डेफिनेशन समझ में आई क्या लिखी क्रिटिकल एंगल की? डेफिनेशन बोलिए भैया। The angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is called critical angle। तो जो बात वहां लिखी उसको मैथमेटिकली लिख दी हमने यहाँ पे। ये सारा सॉल्व कर दिया। आगे आने को जवाब दीजिए। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? अब ध्यान सुनिए, यहां से आपको दो बातें समझ में आनी चाहिए। दो बातें समझ में आनी चाहिए। नंबर एक बात, when light moves from denser to rarer, there is a range of angle for which refraction happens, and that range of angle is between 0 degree to critical angle। आयना में जवाब दे दीजिए। सबको दिखाई दे रहा है? यहां तक का रिफ्रैक्शन हो ही गया, इसके बाद बढ़ाऊंगा तो कुछ और ही होना चाहिए। जवाब दे दीजिए भैया, सबको समझ में आ रही है क्या? भैया का ध्यान रखना बात से। इसको आपने यहाँ से I को बढ़ाना शुरू किया। हम जनरली इधर ही बढ़ाते हैं, तो उधर भी बढ़ा सकते हैं, बात एक ही फिनोमेनन एक तरफ चलता है। यूं बढ़ाना शुरू किया I को तो R बढ़ा, R बढ़ते बढ़ते 90 हो गया। अब इससे बड़ा I करूंगा तो कुछ और ही होगा, वो रिफ्रैक्शन तो नहीं हो रहा, लिमिट तो नहीं जा रही। हमने लगा के भी देख लिया पिछले क्वेश्चन के अंदर कि sin थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही थी, which is not possible। तो some other phenomenon will happen। सब समझ में आ जाएगा कि क्या phenomenon होगा, अभी पता लगेगा। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई। सेकंड बात, डोंट फॉरगेट अबाउट रिवर्सिबिलिटी। डोंट फॉरगेट अबाउट रिवर्सिबिलिटी का मतलब, जब रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, रेयर टू डेंसर, तो देन फॉर ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस lying between 0 degree to 90 degree, refraction happens।
अरे यस और नो में जवाब दो भैया। अगर तुम्हारे पास ये वाली रे यूं आएगी और वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये वाली आने वाली आईसी में जाएगी, बाकी सारी इस बीच के एंगल में जाएगी। अरे बोलो तो सही। एक ड्राइंग पीछे और बताता हूँ, क्या ये डायग्राम समझ में आ गया? तो ये वाली यही जाएगी उतना जाएगी, चलो तो वही लग रहा है। तो डोंट फॉरगेट अबाउट रिवर्सिबिलिटी। रेयर से डेंसर में सभी एंगल्स ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्लेक्शन होता भी है, लेकिन डेंसर टू रेयर के लिए नहीं होता है। क्या यहाँ तक की बातचीत आप सबको समझ में आ गई है? यहाँ से हमारे पास एक नया फिनोमेनन सामने आएगा, उस नए फिनोमेनन को हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर म्यू आर को 1, म्यू डी को म्यू ले लिया जाए तो सारी शक्लें आसान हो जाएंगी। ऐसे आया ना मैं जवाब दीजिए, सबको बात समझ में आ रही है? इफ लिखा इफ म्यू आर इक्वल टू 1, म्यू डी इक्वल टू म्यू, सारे के सारे एक्सप्रेशन बड़े इजी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। साइन आईसी की वैल्यू बन जाएगी 1 बाय म्यू, तो यहाँ पे भी 1 बाय म्यू निकलेंगे, ये म्यू स्क्वायर माइनस 1 रूट बन जाएगा। सभी को बात समझ में आ गई है जी? नोट कीजिए यहाँ तक की चीजें, थोड़ा बड़ा लिख देंगे नेक्स्ट टाइम बेटा। रिफ्लेक्शन को बात करते हैं कि भाई तो बोला कि इससे एंगल बड़ा करने पर क्या होगा, विल स्टडी दैट इन नेक्स्ट फिनोमेनन। चलिए जी, हमें रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ और पता लगा कि जब डेंसर से रेयर में रह जाते हैं तो क्या होता है। हाँ जी बेटा, 0 to 90 फिर से बोलो, विजुअल थीटा लिखो बेटा। अच्छी बात है जी, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, इसके अलावा कहीं पर नहीं होना चाहिए। अगर ध्यान हट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब है तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्रिटिकल एंगल पे बनते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे। याद ध्यान देना भैया, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। आपने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाली अभी अभी, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर से, यस और नो में जवाब दे दीजिए। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, ये बात लिख चुके हैं हम लोग। तो आगे बात स्टार्ट करो, गौर से सुनिएगा, सभी का ध्यान यहाँ पर हो, बेहतर रहेगा। चेक रखिएगा बस। म्यू वाटर का, म्यू ग्लास का और म्यू डायमंड का लिख रहा हूं एक बार के लिए। इनके क्रिटिकल एंगल निकाल के रखने से, और निकाल भी किसके रिस्पेक्ट में रहे, एयर के रिस्पेक्ट में। अगर रे वाटर से एयर में जा रही है तो क्या होगा, ग्लास से एयर में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और डायमंड से अगर एयर में लाइट जा रही है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। तो म्यू की वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये 4/3 है, ये वाला नियरली 3/2 है, और ये वाला जो म्यू होता है वो लगभग 2.42 है। एक बीच में म्यू 2 और ले लेते हैं, वैसे किसी और ऑब्जेक्ट का ले लेते हैं म्यू 2 भी किसी, इनके क्रिटिकल एंगल्स लिखते हैं। पहले म्यू 2 की बात ही कर लेते हैं, आसान है। म्यू 2 लिखा तो क्रिटिकल एंगल आपके पास आया साइन इनवर्स 1/2 या साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया आपके पास। दैट इज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री फॉर म्यू इक्वल टू 2। यस और नो में जवाब दे दीजिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, भूल मत जाना, जहां तक की रेस बाहर आती है अपने मीटर में चली जाती है, उससे बड़े एंगल पर कुछ और होना, वो बात करनी बाकी है। लेकिन ये इमरजेंसी की बात होगी कि 30 से छोटा एंगल होगा तो रेट डेंसर से रेट में चली जाएगी। इसके लिए 4/3 है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो लिखनी है, साइन सी की जो लिखनी है वो मुझे कितनी लिखनी है, आपके सामने है 3/4 लिखना है। ये 0.75 है। हाँ में जवाब दे दीजिएगा जरा सा, ये कितना है, थोड़ा समझदारी से काम करना भैया। 0.75 ये साइन सी की वैल्यू लिखी हुई है, सभी लोग साथ साथ चल रहे हो।
साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है दैट इज 1/√2 दैट इज 0.707 या 0.71 है ना, मैं जवाब दे देना। अब क्रिटिकल एंगल ये 0.75 आया, अगर वैल्यू बढ़ी तो एंगल भी थोड़ा बड़ा होगा। तो आपको याद करवाता हूं कि लगभग जो एंगल होता है नियरली बोल रहा हूं, नियरली 49 डिग्री के आसपास है, 48 पॉइंट समथिंग है, दैट इज नियर टू 49 डिग्री, 48 पॉइंट चलो 59 जो भी है, हम 49 डिग्री इसको, हमें इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है फिलहाल, लेकिन इसकी वैल्यू फिर भी लिखनी इतनी है। अब चेक कीजिए, जैसे जैसे म्यू बढ़ रहा है क्रिटिकल एंगल छोटा हो रहा है, म्यू बढ़ा तो क्रिटिकल एंगल छोटा, ये साइन इनवर्स बनेगा 2/3 दैट इज 0.67, इससे छोटा एंगल ही आएगा 45 से, आया ना, मैं जवाब दे दीजिए, सबको बात समझ में आ रही है भैया? 37 से ज्यादा आना है क्योंकि 37 पर 3/5.6 होता है वो, ये लगभग जो क्रिटिकल एंगल आता है वो कितना आएगा वो अब बता रहा है, अभी फोन में चेक करके 41.8 42 डिग्री लिखनी है जिसको, सभी को बात समझ में आ गई है क्या? इसके क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू आती है वो लगभग आती है 21 डिग्री के आसपास, इसके लगभग जो वैल्यू आती है वो 21 डिग्री के आसपास आती है। अब आप कंफर्म कर दें कितनी आ रही बेटा वैल्यू इसके लिए, 2.42 के लिए चेक कर दे, सही कर दे, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कभी ये वैल्यू नहीं चाहिए, बस बता क्या रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा तो क्रिटिकल एंगल छोटा हो रहा है, हां ना, मैं जवाब दे दीजिए 24 पॉइंट समथिंग आई है जी, लीजिए 24 डिग्री, ये वैल्यूज हमें चाहिए नहीं होंगी, बात याद रखना, जो चाहिए होंगी वो हम निकाल पाएंगे, ये भी ध्यान रखना। लेकिन यहां से क्या पता लगा कि जैसे जैसे म्यू बढ़ता है क्रिटिकल एंगल छोटा होता है, इंप्लाइज range to move another medium decreases, आया ना, मैं जवाब दे दीजिए, क्या सबको ये बात समझ में आ गई है क्या? रेंज टू मूव टू अनदर मीडियम मतलब एक मीडियम से दूसरे डेंसर से रेयर में जाने की पॉसिबिलिटी कम हो रही है। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं सिर्फ 24 डिग्री तक की रेस बाहर आ सकती है 0 to 24, इससे बोल रहे हैं 0 to 30 डिग्री तक की रेस बाहर जा सकती है, बाहर का मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम में जा सकती है, हाँ ना, मैं जवाब दे दीजिए, क्या सबको ये बात समझ में आ गई जो लिखी हुई है? तो कुछ क्रिटिकल एंगल्स की हमने वैल्यू लिखी, क्रिटिकल एंगल वर्ड हमारे दिमाग में फिट हो गया है, फिट क्या हो जाना चाहिए, डेंसर से रेयर में जाते समय वो एंगल की रेंज जिसमें रे नेक्स्ट मीडियम में चली जाती है। क्या तुम सबको क्लैरिटी आ गई इस बारे में? बड़े एंगल पर क्या होगा वो अभी पढ़ना है, ये बात नोट कीजिए जी, ये तो लिख ही चुके थे आप लोग, ये बात नोट कर लीजिए। जी नहीं बेटा, हम डायमंड को थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे बीच में, इसलिए डायमंड का लिखा, इससे ज्यादा भी हो सकते तो बड़ी बात नहीं। हम बात करेंगे कि डायमंड ज्यादा शाइन क्यों करता है बाकी सिग्नेटिक स्टोन्स के मुकाबले में। बाकी चमकने वाले पत्थरों की तुलना में ये जो डायमंड पत्थर है ये ज्यादा क्यों चमकता है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जी, next heading is total internal reflection, total internal reflection, TIR, total internal reflection। ये सिर्फ स्टेटमेंट ही है, बाकी जो इसका बेस है वो पढ़ चुके हैं। When light moves from denser to rarer medium and angle of incidence is more than critical angle,
angle of incidence is more than critical angle, then light goes back to same medium following laws of reflection. Following laws of reflection. This phenomenon is called total internal reflection, TIR. Total internal reflection. जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ये मीडियम चेंज हो रहा है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये नॉर्मल ड्रॉ की है। आप कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लीजिए बट मोर देन क्रिटिकल एंगल लीजिए, तो लाइट अगले मीडियम में जाने के बाद जाने की बजाय उसी मीडियम में लौट के आ जाएगी। फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई अभी भी आर के बराबर होगा, ये जो आई और आर बराबर है, 100% रिफ्लेक्शन हुआ है। ये कोई भी पोर्शन आगे नहीं गया, कोई भी पोर्शन अब्सॉर्ब नहीं हुआ, 100% रिफ्लेक्शन हुआ है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड टीआईआर। क्या सबको समझ में आ गया? मैथमेटिकली कैसे जज करेंगे कि टीआईआर हो गया? आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? ये बात नोटिस रखें, परमानेंट। डेंसर टू रेयर अगर जा रहा है मामला रे का, डेंसर टू रेयर अगर मामला जा रहा है रे का, तो ऑलवेज चेक द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। जैसे हम लोग आज का पहला क्वेश्चन लें, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ये वाला, याद रखना भैया, कि ये रे 45 डिग्री पर आ रही है, यहाँ का μ2 और यहाँ का μ1 है, तो यहाँ का क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है। पहले तो चेक किया, डेंसर से रेयर में जा रही है, sin c इक्वल टू म्यू रेयर टू म्यू डेंसर 1/2, तो क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री आ गया। इसलिए आपके sin थीटा की वैल्यू क्या होती है उस टाइम पर? 1 से बड़ी आ रही थी, अगले मीडियम में जा ही नहीं रही है। It will goes back to same medium following laws of reflection। क्या तुम्हें समझ में आ गई ये बात जो बोली अभी बच्चों? Check the value of critical angle and think about TIR। ये बात आपको ध्यान रखनी है, TIR के बारे में आपने सोचना जरूर है, कहीं TIR तो नहीं हो गया? अरे जवाब दो, क्या तुम्हें पता लग रहा है TIR कब होता है? जब डेंसर से रेयर में जाए, और दूसरी बात एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से क्या हो? बड़ा हो। सभी को बात समझ में आ गई है क्या? ये TIR है। हम TIR का सिर्फ फिनोमेनन पढ़ रहे हैं, होता क्या है, हमें जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो क्रिटिकल एंगल के लिए सॉल्व करने होते हैं, बाकी इसको लेके हम लोग बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस TIR को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें लिखी जा सकती हैं? अब जैसे एग्जांपल में हम लोग कि व्हाई डायमंड्स आर मोर शाइनिंग देन अदर सिग्नेटिक स्टोन्स, अदर सिग्नेटिक स्टोन्स कंपैरेटिवली डायमंड्स जो होते हैं वो ज्यादा चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं हमें? हम कहेंगे एक तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, ऊपर से उसका कट ऐसा बनाया जाता है कि बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी, उसका क्रिटिकल एंगल हमने डिफाइंड किया 24 डिग्री, तो लाइट के बाहर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या अंदर वापस लौट जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? समझते हैं। मान लीजिए ऐसे हमने तो डायमंड का एक पीस सा सोच लिया, ऐसे कट सोच लिया कि डायमंड का कोई पीस दे रखा है हमें ऐसे, तो बड़ी ऑब्वियस बात है ना कि लाइट एक बार अंदर आ गई, तो लाइट के एक बार अंदर आ जाने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, कट ऐसे है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 24 डिग्री से बड़ा है, मोर देन क्रिटिकल एंगल है, तो ये अंदर ज्यादा देर के लिए रहेगी लाइट। कट्टी ऐसे बनाएंगे, अगर लाइट अंदर ज्यादा देर के लिए रहेगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ज्यादा चमक तो दिखाई देगा। यही अगर वो कांच का बना हो तो उसका क्रिटिकल एंगल हमने डिफाइन किया था लगभग 42 डिग्री, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी लाइट की बाहर आने की होगी कंपैरेटिवली, अंदर भी रहने की पॉसिबिलिटी, लेकिन कंपैरेटिव तो कम रहने की पॉसिबिलिटी लाइट की
रेंज कम मिल रही है, इसका मतलब कंपैरेटिवली कम शाइन करेगी। मैंने बाहर से बोला भैया, जब डेंसर से रेयर में जा रही है, जब ये तो अंदर लाइट एंटर करेगी, लेकिन अंदर एंटर कर जाने का कट ऐसा है कि जब वो डेंसर से रेयर में जा रही है, लेकिन ये थोड़ी कि और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से छोटा नहीं होगा और बाहर नहीं आएगी, बाहर तो आएगी। आईना में जो आप डिस्प्ले बता रही है क्या? कोई कहेगी सर इसको परमानेंट ट्रैप करें लाइट को, वो पॉसिबल है क्या? वो तो डिपेंड करता है, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कितनी देर के लिए कर सकते हैं वो तो कट पे डिपेंड करता है। सभी को बात समझ में आ रही है जी? तो आप DAR के बारे में सारी बात लिख लीजिए, थ्योरेटिकल आपको बताइए। DIR की जो डेफिनेशन बताई है वो डेफिनेशन लिख लीजिए। आज सिर्फ बेस बन रहा है चीजों का, रिफ्रैक्शन में आगे का ध्यान रखिए। क्या डेफिनेशन आप सबने लिख ली है? ये DIR की डेफिनेशन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये डेफिनेशन थी। जो शाइनिंग ऑफ डायमंड है, that is defined on the basis of DIR। क्या आपने मिराज का नाम सुना हुआ है? खाया भी है किसी ने? ऐसे तो नहीं कि कोई बोले कि खाया भी है जो मिराज, गुटखा भी आता भी है, मुस्मत जाना उसमें। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये हम लोग बात कर रहे हैं जनरली डेजर्ट एरिया की बात बोलते हैं, हमें रोड पर भी दिखाई देते हैं। कभी देखा हो रोड पे जाते समय, जैसे सपोज ये ट्री बना हुआ और हम लोग रोड पे जा रहे हैं तो भैया पानी बिखरा हुआ दिखाई देता है और ऐसे इस ट्री की इमेज बनती दिखाई देती है। यस सर, हमें जवाब दे दीजिए। लोग खड़े तो लोगों की इमेज दिखाई देगी। ऐसा तो कि वहाँ पानी पड़ा है जैसे, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ जाने। हाँ, वो तो ऐसा महसूस होता है, सेक के आ रहे होते बोले तो। हाँ, गर्मियों में बोला भी, गर्मियों में ज्यादा फील होता है, डेजर्ट एरिया में ज्यादा फील होती है चीजें। ये मिराज है, कुछ समझे कैसे करें इसके बारे में डिस्कशन। TIR से इसको एक्सप्लेन करते होते हैं। यहाँ की जो एयर है वो ज्यादा हॉट है कंपैरेटिवली, तो यहाँ का जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है, यहाँ का जो म्यू है वो रेयर है, और ऊपर का जो म्यू है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब यहां से जो रेज आ रही है वो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो दे आर मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, और दे आर मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, और जब TIR होगा तो हमें आते हुए ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि इसकी इमेज के नीचे बन रही है। लेकिन एक्सपीरियंस किससे हो रहा है? TIR से। जब आगे जाके देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो ये फिनोमेनन रहा होता है। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है क्या? दोबारा से बोलते हैं। पहली बात, हम लोगों को लाइट स्ट्रेट लाइन पर एक्सपीरियंस होती है, तो तुम सब जानते हैं कि भूल तो नहीं गए हो। हमने स्टार्टिंग इस बात से की थी कि प्लेन कलर में इमेज बना रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो ये वाली रे मेरी आंखों पर यूं आ रही है, तभी मुझे इसकी इमेज यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ टकराने के लिए रिफ्लेक्शन है, यहाँ ये टकरा नहीं रही है भैया, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन हो रहा है। इट इज कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। और क्या बोल रहे हैं? TIR कैसे हो गया? डेंसर से रेयर में रे जा रही है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो जाएगा तो ये रे जो होगी वापस उसी मीडियम में लौट गई है।
हमें ये नहीं यहाँ से एक्सपीरियंस हो रही है, तो जो इस जगह की इमेज है वो यहाँ बन रही है। हर बार थोड़ी दिखाई देता है, कभी दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता। दोबारा से बोलता हूँ, समझ के बताना। क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला मीडियम डेंसर और ये वाला मीडियम रेयर है? यहाँ की एयर डेंसर है, यहाँ की एयर जो है वो रेयर है। लाइट जब यूं जा रही है तो डेंसर से रेयर में जा रही, तो क्या होगा बता दो? तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ही कर रहा हूँ, अलग अलग नॉर्मल कर लो, अवे फ्रॉम नॉर्मल ही मामला चल रहा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो जाएगा तो टीआईआर हो जाएगा, तो रे डॉट के यूं चलेगी। इस व्यक्ति को रे ट्रांसलेट एक्सपीरियंस हो रही है, इसको यहाँ से, इसको रे ये वाली दिखाई देगी क्या? कौन प्लॉट कर रहे हैं, इसको तो यही आपको दिखाई दे रही है। अरे अभी तो बताया। इस व्यक्ति को रे यहाँ से एक्सपीरियंस हो रही है, तो इसकी इमेज यही दिखाई देगी। ऐसा फिर होगा, वहाँ पानी है, इमेज बन रही है, तो इल्यूजन क्या होगा? इल्यूजन तो यही होगी जो पानी पड़े भैया, तभी मुझे उसकी इमेज दिखाई दे रही है, और वो शैडो नहीं है। अरे हरे भरे पत्ते दिखाई देते हैं वहां पे, शैडो नहीं है, शैडो तो अंधेरा है, एब्सेंस ऑफ लाइट है। समझ में आ रहा है कि आपको ये चीज क्या दिखाई दे रहा है? इट इज कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन, दैट इज टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। क्या सबको समझ में आ गई है? अच्छा तुम मुझे बताओ, क्या ये एक ग्लास लैब है जो मैं इसको स्ट्रेट लाइन पे भेज दूं बेटा? लेयर है ना, लेयर भी तो है। आयना में जवाब दे दीजिए, सबको बात समझ में आ रही है कि तुम जैसे मर्जी कर लो। मैं तुम्हें इसका फंक्शन दे दूं, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिख के, या y की पावर 3/2 लिख के, y यूं नाप रहे हो तो तुम्हारे सामने ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर डेंसर कर रहा हूं, यूं नाप रहा हूं मैं, तो y तो लगातार बदल रहा है ना भाई। फंक्शन आ गया अभी। हमारे कहने से स्ट्रेट लाइन थोड़ी हो जाएगी। आयना में जवाब दे दे, मैं इस तरह की इक्वेशन तुम्हें निकाल दूंगा थोड़ी देर में। इस रास्ते की इक्वेशन तुम्हें निकाल देंगे थोड़ी देर में कि इसका पाथ कैसा है, इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हो। पर वो प्योर एडवांस मामला है, भारी मामला नहीं है, सिंपल सिनारियो बनाना है मुझे। तो पहले बताओ क्या समझ में आ गया, ये बनाया क्या मामला? पक्का जवाब दे दीजिए, सबको समझ में आ गया? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर? क्या दो एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आ गई? तीसरी एप्लीकेशन और लिख सकते हैं हम लोग इसके अंदर, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। आजकल तो हर जगह पे, हर घरों में ही जो कनेक्शंस है वो जियो फाइबर की तो हैं या एयरटेल फाइबर की तो हैं। ऑप्टिकल फाइबर से सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या बनता है नेक्स्ट? ऑप्टिकल फाइबर। ये भी टीआईआर पर बेस्ड है। ऐसे शायद आपने कुछ शो पीसेस दे रखे हो जिसके अंदर ऐसे पतली पतली तारें होती हैं, फ्लावर वास से बना होता है, ऐसे तार निकली हुई है, और अगर लाइट बंद कर दे तो यहाँ से लाइट निकलती दिखाई देती है उन स्ट्रिंग्स में से। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजी जाती हैं, तो सिग्नल डिस्टॉर्ट नहीं होता। इससे क्या होता है कि लगातार टीआईआर करवा के वेव्स को भेजा जा रहा है। ये लाइट वेव्स दिखने वाली नहीं है, वो तो देखने वाली बात तो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम लोग प्रिज्म के साथ पढ़ेंगे। अब वो ट्रैप तो क्या अपने देखो ना, ये ट्रैप नहीं है, ये टीआईआर है, बस यहाँ से रे बाहर नहीं जा रही है। इसके बारे में पूरा चर्चा करूंगा प्रिज्म के बाद, लेकिन किस पर बेस्ड है? टीआईआर पर बेस्ड है। बता दीजिए कि आपको ये दो एप्लीकेशन समझ में आ गई जो बताई है। ऑप्टिकल फाइबर का सिर्फ नाम लिखा है, ये पूरा आर्टिकल मैं आपको करवाऊंगा ऑप्टिकल फाइबर का, किसके साथ? प्रिज्म के साथ। जो आप दीजिए समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीआईआर। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन तो नहीं भूले ना अभी तक। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसे निकालते सबको मालूम है? sin c इक्वल टू म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। यहां तक में जवाब दे दीजिए जी, सबको बात समझ में आ गई है? ये दो नाम लिख लीजिए, सिर्फ इस डायग्राम को बना लीजिए। और टीआईआर पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। टीआई पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस का क्या मतलब अभी समझा रहा हूं, चेक रखिएगा बात पे। मान लीजिए ये एक लिक्विड है, डेंसर मीडियम है ये वाला, यहां पर ये एक लाइट सोर्स है जो कि डी डेप्थ पे पड़ा है।
ये S इज सोर्स ऑफ लाइट। सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए, गड़बड़ मत कीजिएगा। ये म्यू डेंसर, ये म्यू रेयर, बाद में इसको म्यू और 1 से भी लिख सकते हैं। सभी का ध्यान यहां पर है। यहां से जो लाइट जा रही है डेंसर से रेयर में गई तो बाहर चलेगी, ये भी डेंसर से रेयर में गई, अगर क्रिटिकल एंगल नहीं आया तो बाहर चलेगी। क्रिटिकल एंगल अगर आ गया है तो पैरेलल होगी, और इसके बाद वाली जो रेज है वो सारी इसी मीडियम में लौट के आ गई है ना। मतलब दोबारा से बोलता हूं, रेज किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, तो TIR होगा, TIR होगा। ये किसी लिक्विड के अंदर लाइट सोर्स रखा हुआ है। अब लाइट सोर्स लगा हुआ है तो इसका I0 R0, I बढ़ेगा तो R बढ़ेगा। एक कहीं ऐसा आएगा जिस पर R 90 डिग्री है, दैट एंगल इज क्रिटिकल एंगल, और इससे आगे बढ़ते ही लाइट वापस लौट के इस मीडियम में आ गई है, तो लास्ट लाइट ये वाली बार जा रही है, हाइना में जवाब दे दीजिए। और ऐसा पूरा एक सर्किल बनेगा जहां से लाइट बाहर जा रही है। अगर ये यहां पड़ा है और मैं ड्राइंग क्यों बना रहा हूं, तो ऐसा पूरा एक सर्किल तो बनेगा जिसका ये पूरा स्ट्रक्चर एक बन गया कोनिकल सेक्शन, और इस कोनिकल सेक्शन का एपेक्स एंगल, हाफ एपेक्स एंगल आ गया C के बराबर ही। ये C तो ये C, ये सर्किल जो है, इस सर्किल से लाइट बाहर आ रही है, हाँ ना में जवाब दे दीजिए। इस सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस का मतलब समझ में आ गया। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस का मतलब दैट सर्किल फ्रॉम व्हिच लाइट इज कमिंग आउट, रेस्ट ऑफ द लाइट इज गोइंग बैक, क्योंकि TIR शुरू हो चुका है। इसकी रेडियस निकालनी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है सर, R/D = 10C है, R/D 10C तो है, तो रेडियस कितनी आ गई, D 10C। 10C की वो थोड़ी देर पहले निकाली थी, क्योंकि sin C की वैल्यू थी हमारे पास म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी भैया? 10C की वैल्यू पुट करते हैं तो R = D, 10C की वैल्यू है म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर स्क्वायर माइनस म्यू R स्क्वायर अंडर रूट। म्यू R कैन बी टेकन 1 म्यू, तो शक्ल आसान हो जाएगी इसकी। कितने एरिया से लाइट बाहर आ रही है, एरिया की वैल्यू पाई R स्क्वायर आ गई, तो इस रीजन से लाइट बाहर आ रही है। क्या यहाँ तक के मामले तुम्हें समझ में आ रहे हैं क्या भैया? आवाज में कम तो नहीं किया तुम्हारे? मैं फिर से पूछता हूँ, क्या सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस तुम्हें समझ में आ गया है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर को आपको रटना है। चलिए नहीं रटवाएंगे, रटना तो पड़ेगा फाइनली रिजल्ट याद रखने के लिए, चीजें आसान करने के लिए। क्या वो 2 पार्ट लिख लिए, इसका फिर लास्ट पार्ट लिख दूंगा उस तरफ, वो 2 पार्ट लिखे हुए आपके। क्या ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस आपको समझ में आ गया क्या मतलब है? लाइट सोर्स कहां पड़ा था, डेंसर मीडियम में पड़ा था, और जब भी डेंसर तो रेयर लाइट जाएगी तो TIR के बारे में जो सोचना है हाँ ना में जवाब दे दीजिए। जब भी लाइट डेंसर तो रेयर जाएगी, किसके बारे में जो सोचना है, तो यहां से लाइट ये बार चलेगी, ये बार चलेगी, ये बार चलेगी, तो एक जगह पे पैरेलल होगी, इसके बाद लाइट बाहर आ नहीं सकती। ऐसा एक सर्किल बनेगा, दैट इज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। समझ में बात आ रही है? सेक्शन कौन सा बन गया, कोनिकल सेक्शन बन गया पूरा पूरा। आवाज में कम तो नहीं क्या हो? यस सर। ये समझ में आ गया हमें, ये सारा डेरिवेशन समझ में आ गया, रेडियस समझ में आ गई। बोर्ड पे ध्यान रखिए, बोर्ड पे ध्यान रखिए, ये एक पूरा मैंने सफियर बनाया है, ध्यान से सुनना भैया, अरे ध्यान सुनना सारे जने। ये वाला पूरा एक सफियर बनाया मैंने R रेडियस का। इसमें मैं इस एंगल को अलग कर रहा हूं और इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं थीटा। तो जो ये वाला सरफेस है, इसको जब काट कर दूं मैं, तो ये जो कैप आपको अलग नजर आ रही है, ये वाली, मैं इसका एरिया आपको बताता हूं। इसका एरिया जो है, इसका एरिया सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया है 2 पाई R स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। इसका सरफेस एरिया कितना भैया? 2 पाई R स्क्वायर। किसका सरफेस एरिया? इस कैप का जो कट करके अलग की है, इसका सरफेस एरिया कितना है?
ये तुम्हें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या इसको प्रूफ कर दूंगा? आप प्रूफ कर सकते हैं, हम लोग को बड़ी बात है, सिंपल इंटीग्रेशन है। एक रिंग काटना, रिंग का एरिया यहाँ से यहाँ तक जोड़ के इस पूरी जगह का एरिया आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लेंगे वो। लेकिन तुम्हें आंसर याद होना चाहिए। थीटा 90 पुट करना, थीटा 90 पुट करना, cos 90 0, एरिया हो गया 2 पाई r स्क्वायर। थीटा 90 पुट करते ही हेमिस्फीयर बन गया, आंसर 2 पाई r स्क्वायर आ रहा है। थीटा पाई पुट करना, cos पाई माइनस पूरा एरिया 4 पाई r स्क्वायर। यहां से यहां तक सारा गिन दोगे तो पूरा सफेद काउंट हो गया, एरिया 4 पाई r स्क्वायर आ रहा है। दिस इज जनरल फार्मूला फॉर एरिया। अब आज का दम लेके आइए, क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। फिर से पूछता हूं, क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? यस सर। क्या तुम्हें इस फ्लैग का ऊपर वाले पार्ट का एरिया समझ में कितना है? इससे जो कोण बन रहा है उसका सेमी एपेक्स एंगल जो है वो थीटा है। इसके बाद की बात देखो, क्या सुनिएगा ध्यान से। हम इसी क्वेश्चन में निकाल रहे हैं, इसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग आउट, और दूसरा जगह फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट इज रिमेनिंग इनसाइड द लिक्विड। तो ये जो पूरी लाइट निकली है वो इस गोले की तरफ फैल रही थी। हाँ ना में जवाब दे दीजिए। इस गोले में से इतने हिस्से की लाइट बाहर गई है। तो मैंने क्या किया, फ्रैक्शन निकालना है तो इस एरिया में, इस एरिया से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ गया 1/2 1 माइनस cos c। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ लाइट गोइंग आउट। इस क्वेश्चन में तो एंगल c है ना भाई, तो ये एरिया कितना बनेगा? ये एरिया बनेगा 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस cos c। cos c क्यों नहीं, यहां से भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। याद है बताया था ट्रायंगल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। हमने इसका sin c भी यूज कर लिया, इसका tan c भी यूज कर लिया, इसका cos c भी काम में आ रहा है। जवाब दे दीजिए, फ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग आउट समझ में आ गया? फ्रैक्शन ऑफ लाइट इनसाइड, अब इनसाइड को लिखना है, चाहे 1 में से इसको माइनस कर दो, 1/2 1 प्लस cos c पूरा फ्रैक्शन तो 1 ही बनेगा, तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे, दैट इज फ्रैक्शन लाइट रिमेनिंग इनसाइड हो गया। ये लाइट के अंदर आ गई, ये लाइट के अंदर थी, ये सारी भी वापस अंदर ही आएगी रिफ्लेक्शन से। तो यही है कारण कि आपको ये दो आंसर और समझ में आ गए। पक्का जवाब दे दीजिए, सबको समझ में आ गई बात। ये डेरिवेशन आप निकाल नहीं पाएंगे, उस मोमेंट में टाइम टेकिंग होगा। ये एरिया आपको याद होना चाहिए, 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है जी? नोट कर लीजिए यहां तक की चीजें। टीआईआर के बारे में बातें चल रही है। फ्रैक्शन ऑफ लाइट आप सबको समझ में आ गई, कमिंग आउट एंड स्टेइंग इन, ये बात समझ में आ गई है। क्रिटिकल एंगल वाला ट्रायंगल याद रखिएगा, sin c इक्वल टू म्यू रेलर अपॉन म्यू टेंसर। बात ना करें और यहां ध्यान दे दीजिए, बात ना करें और यहां ध्यान रखिए। डेविएशन इन रिफ्रैक्शन, सबका ध्यान यहां पर होगा तो बात समझ में आसानी से आ जाएगी, गड़बड़ नहीं होगी। डेविएशन इन रिफ्रैक्शन, पहले पढ़ लेते हैं कि लाइट रेयर टू डेंसर में जा रही है। डेविएशन इन रिफ्रैक्शन, बहुत कुछ बताना अभी तो याद करना, पहले ग्राफ पे आगे की बात हुई। रेयर टू डेंसर जा रही है तो बता दो क्या होता है, जरा सा आइडिया दो मुझे। टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडेबल, तो पहली बात तो ये I है, ये R है, ये डेविएशन है I माइनस R। I में जवाब दे दीजिए। यस सर। फटाफट बोल दीजिए, डेविएशन समझ में आ गया कि I माइनस R? यस सर। ओके जी, स्क्वायर रूल लगा दीजिए। रेयर टू डेंसर बोल रहे हैं, पहली बात तो समझ लीजिए कि I की रेंज क्या है? I की रेंज 0 to 90 है, ऑल फॉर रिफ्रैक्शन। आया ना, मैं जवाब दे दीजिए भैया। अरे लाउडली आओ ना बात पे यार तुम लोग। यस सर। रेयर टू डेंसर जा रहा है तो 0 to 90 डिग्री
फॉर ऑल एंगल रिफ्रैक्शन हो जाएगा, हाँ ना में जवाब दे दीजिए। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हुआ तो ये रे क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंस होती है, ये भी जवाब दे दीजिए। ये डेंसर था, सी वाली 90 पे आती है तो 90 वाली सी पे तो जाएगी। क्लियर है जी? तो फाइनल डेविएशन तो आ गया 90 माइनस सी। बीच का डेविएशन कैसे निकालूंगा चेक करना भैया। म्यू रेरर साइन आई इक्वल टू म्यू डेंसर साइन आर। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, आंसर रटना है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है हमारे पास। क्यों रटना है कारण भी समझ में आएगा। क्या तुम्हें साइन आर की वैल्यू समझ में आ गई? म्यू रेरर साइन आई इक्वल टू म्यू डेंसर साइन आर, साइन आर की वैल्यू ये दी। तो क्या तुम्हें आर की वैल्यू समझ में आ गई है क्या मेरे बच्चों? एंड डेविएशन इज आई माइनस आर। अरे बोलो तो सही। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि फंक्शन बहुत गंदा कभी पढ़ा नहीं हुआ? अरे हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c बना देंगे, पैराबोला बना देंगे, कुछ कि तुम्हें पढ़े नहीं, क्या बन गया? इसका क्या मतलब हुआ? जो भी है याद करना पड़ेगा। तो इसका डेविएशन का ग्राफ बना के तो चेक कर देना बात। यहां पर हम लोग ले रहे हैं डेविएशन, यहां पर ले रहे हैं i 0 तो डेविएशन 0, i 0 तो डेविएशन 0। i की मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकती है तो डेविएशन इज 90 माइनस c। आया ना, मैं जवाब दे दीजिए, पूरा समझ में आ रही है क्या? इसके बाद का ग्राफ ये वाला वैसा। सर हमें क्या पता ये वाला ग्राफ ही बनाना है? पहली बात क्या बोली मैंने आपको? अरे पहली बात क्या बोली मैंने आपको? याद है? दूसरी बात क्या प्रूफ कर सकते हो सर ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ प्रूफ कर सकते हैं। किसी भी ग्राफ को अननोन ग्राफ को बनाने का तुम्हें तरीका बताया था। कभी मैथमेटिकल टूल्स में जो समझ में नहीं आएंगे, ग्राफ उस ग्राफ को बनाने का तरीका बताया था। ये दो कोऑर्डिनेट तुम सबको पता लग गया, यस और नो में जवाब दे दीजिएगा। तो तुम्हें याद रखो कि क्या तरीका बताया था। टोल्ड यू, आप उस ग्राफ की स्लोप निकाल कर रख लीजिए और चेक कर लीजिए कि स्लोप का बिहेवियर क्या है। स्लोप बढ़ रही है, घट रही है, स्लोप जीरो हो रही है, नहीं हो रही है। इस ग्राफ की स्लोप निकालिए। इस ग्राफ की स्लोप क्या आएगी? d del by di आएगी। हाँ ना, में जवाब दो। d del by di पॉजिटिव आ जाएगा और इंक्रीजिंग आ जाएगा। पॉजिटिव इंक्रीजिंग का मतलब ग्राफ ये वाला बन गया। लाइन फिर से बोलता हूं, ग्राफ की शक्ल ना पता हो तो कैसे बनाते हैं? इसका क्या मतलब हुआ सर बताना जरा। शक्ल पता होगा क्या मतलब हुआ? शक्ल पता है y इक्वल टू mx प्लस c, पैराबोला, एलिप्स, सर्किल, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, हमें सारी बातें बोलनी आती है। आया ना, में जवाब नहीं आया। लेकिन बाकी ग्राफ बनाने का क्या तरीका बताया था? शक्ल ना पता हो तो स्लोप का बिहेवियर स्टडी करना। भैया कंपटीशन का मतलब रटना सारा कुछ नहीं होता है। जब बेसिक बात फंसी तो बेसिक काम में आएगा। हाँ में जवाब दे दीजिए। क्यों का ग्राफ याद करो, वहां जाकर तुम स्लोप निकालो तो प्रूव करोगे इसको। तुम्हें ये ग्राफ याद होना चाहिए। लेकिन ये फंक्शन गंदा सामान तुम सबको समझ में आ रहा है क्या? ये आर्टिकल में इस बात को बायो वाले नहीं लिखेंगे भैया। बायो वाले सिर्फ इसका एक ग्राफ बनाएंगे। मैथमेटिक्स में लोग लिख सकते हैं सारी की सारी बात। ये स्लोप निकाल के बात लिखी हुई, ध्यान सीख लीजिए। इसके बाद डेंसर टू रेरर का प्लॉट करूंगा भैया। डेंसर टू रेरर का प्लॉट कैसे करूंगा वो आपके सामने भी आ जाएगा। जगह बना के लिखते हैं। या इसकी पिक लेने वाले हैं आपको, इसकी पिक ले लीजिए। आप लिख लो, बट लिखना के बड़ा पिक लो इसकी, दर्जा के लिखना नाम से इसको। बस फटाफट दो ग्राफ और एक ग्राफ और बताओ। डेंसर टू रेरर जा रहे बात में, डेंसर टू रेरर में जाने की बात कर रहे हैं जी। डेंसर टू रेरर में
रिफ्रैक्शन भी होता है कब तक, अप टू जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो वो आई और सी के बीच का हो, और TIR भी होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, लेस देन 90 डिग्री हो। हाँ, ना में जवाब दे दीजिए। क्या बात सबको समझ में आ गई है? ये 0 से C है, बिल्कुल सही बात है। रिफ्रैक्शन 0 से C में वो I लिखा गया था, और TIR कब होगा, जब क्रिटिकल एंगल से लेकर 90 की बात होगी। क्रिटिकल एंगल करो तो दोनों में आएगा, क्योंकि तो बाउंड्री कंडीशन है, इसमें तो रिफ्रैक्शन होना ही होना है। रिफ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, म्यू डेंसर साइन I इक्वल टू म्यू रेयर साइन R। यहाँ पर ये डेंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये रेयर हो जाएगा, लेकिन वैल्यू यही की यही आनी है। आया ना में जवाब दे दीजिए। क्या सबको बात समझ में आ गई है? डेंसर को रेयर में जाए तो R बड़ा होगा, तो R माइनस I लिखना है, ये माइनस का I बन गया भैया। यस और नो में जवाब दे दीजिए। क्या डेविएशन समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है अब तो इस एंगल के लिए? जवाब दे दीजिए भैया। इसको आगे बढ़ाता हूं, लास्ट बात को चेक कीजिएगा, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब TIR होगा तो उस केस में डेविएशन जो होता है वो होता है पाई माइनस 2i। हाँ ना में जवाब दे दीजिए। याद है मिलर ने पढ़ाया था, ये I और ये I मिलके 2i हो जाएगा। यस और नो में जवाब दो भैया। ये भी I ये भी I, तो डेविएशन इज पाई माइनस 2i। यस सर। क्या प्लेन मिरर में सिखाया था? जवाब है यस। बात का ग्राफ ये होता है, इसका ग्राफ मालूम है I के साथ नेगेटिव स्लोप का बनना है। ग्राफ लोग पूरा करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा भैया, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। डेल वर्सेस I ग्राफ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0, डेविएशन भी 0। फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलो बेटा। हाँ, तो 0 पे ये सारा 0 हो गया, ये 0 के बचेंगे। अरे वो तो सही मेरे भाई, अरे सही बोल रहा हूँ। ये 0 पे 0, I की वैल्यू जब C के बराबर हो जाती है तो डेविएशन इज 90 माइनस C, तो ये आ गया पाई बाय 2 माइनस C। ये कब है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर है। और ग्राफ किस फंक्शन का ऐसे ही बनाया हम लोगों ने, इस फंक्शन का ग्राफ सबसे पहले यही बनाया था, लेकिन इसी वैल्यू पर ये पाई माइनस 2C पे चला गया, और बाद में I की 90 वैल्यू तक सिचुएशन यही रहने वाली है। फिर से बोलो बेटा, ये ग्राफ है कुछ, डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ है। ठीक है जी, आज के लिए काफी है, हिलना नहीं है, बैठ जाओ।